Good morning, student. How are you? I hope all are fit and fine. Okay. तो आज डेट है 23 जुलाई 2020। तो आज से तुम लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। तो नमस्ते, मेरा नाम है बॉर्नाली दास। मैं तुम लोगों को हिंदी सिखाऊंगी। ओके, हिंदी MI हिंदी MI। तो हिंदी MI में तुम लोगों के पास दो बुक है। एक तो है आरो भाग 1, इसीलिए क्योंकि सेकेंड ईयर में भाग 2 होगा। और नेक्स्ट है एक है सप्लीमेंट्री बुक बीटान भाग 1, इसीलिए इसी तरह आरो भाग 1 की तरह ऐसे सेकेंड ईयर में बीटान भाग 2 होगा। ये सप्लीमेंट्री बुक है, इनमें मार्क्स होगा 15 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब तुम लोग का कोर्स डिस्कस करने से पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूँगी। ओके, तो देखो फर्स्ट सिलेबस लिख लो तुम लोग। दिस इज फर्स्ट ईयर। ठीक है, और मार्क्स है 100। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट है 5 यूनिट 1 2 3 4 5। तो यूनिट 5 में यूनिट 1 में है, फर्स्ट यूनिट में औपठिक कायिकवंश। औपठिक कायिकवंश, औपठिक का मतलब है 8 में से नहीं है, मतलब सिलेबस में से नहीं है। कोई भी औपठिक कायिकवंश हो सकता है। औपठिक का मतलब ही है बच्चों 5 में से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ में है 5 मार्क्स। नेक्स्ट है औपठिक, नेक्स्ट है औपठिक गद्यांश। ठीक है, यहाँ पर है मार्क्स 5, यहाँ पर है मार्क्स 15। तो यूनिट 1 में से है मार्क्स तुम लोगों का 20 मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है औपठिक कायिकवंश। कायिकवंश का मतलब क्या है? कायिकवंश कविता का कोई अंश मतलब कविता का कोई पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है औपठिक गद्यांश। गद्यांश का मतलब है गद्य का स्टोरी का कोई एक छोटा सा एक पार्ट। उसके नीचे क्वेश्चन है, वो स्टोरी पढ़ के तुम लोग का क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक, औपठिक कायिकवंश में से भी यही है, कायिकवंश के कविता के अंश को पढ़कर उसके नीचे जो क्वेश्चन है वो लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यूनिट 2। देखो यूनिट 2 में से फर्स्ट, ये यूनिट 2 में सब कुछ ग्रामर ही है। तो फर्स्ट है यहाँ पर निबंध। तो फर्स्ट है निबंध। निबंध में है 10 मार्क्स। उसके बाद कार्यालय पत्र, उसमें है 5 मार्क्स। नेक्स्ट है जनसंसार की विविध विधाओं पर जनसंसार की विविध विधाओं पर प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर भी है तुम लोगों का 5 मार्क्स। और लास्ट यूनिट में क्या है? यूनिट 4 में नेक्स्ट है थीसिस। तो यहाँ पर भी है तुम लोगों का 5 मार्क्स। ठीक है, तो देखो यूनिट 2 फर्स्ट में है निबंध, ऐसे जो तुम लोगों को क्लास 10 9 मतलब स्कूल में सब कुछ मिला ही है। नेक्स्ट है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र में एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन में से होगा मतलब तुम लोग
कॉलेज में हो, विद्यालय मतलब कॉलेज में हो, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, छुट्टी चाहिए होगा। तो कहाँ से छुट्टी मतलब छुट्टी मिलने के लिए किसके पास एप्लीकेशन देना होगा, पत्र देना होगा, निवेदन पत्र, आवेदन पत्र देना होगा, मतलब कॉलेज के अध्यक्ष महोदय के पास। तो ये सब कुछ पत्र में तुम लोगों का होगा। मान लो अपने इलाके में, घर के इलाके में बहुत सारे गंदगी है, तो गंदगी को दूर करने के लिए, यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने इलाके के हो, तो क्या है, पत्र में ये क्या करना है, पत्र में देना है। तो पत्र के पत्रकार को ये सब कुछ देना होगा। तो ये सब कुछ तुम लोगों को कौन से कहाँ पर मिलेगा, कार्यालय पत्र में ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। पैटर्न भी दे दूंगी, लेकिन पैटर्न देने से विषय कुछ भी आए तो अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है जनसंचार की विविध विधाओं पर प्रश्न। यहाँ पर है मार्क्स 5। नेक्स्ट नंबर 4 में है फीसर। जनसंचार की विविध विधाओं पर प्रश्न में से क्या है, जनसंचार, संसार मतलब दूर से वार्तालाप, ठीक है। मान लो संसार के बहुत सारे माध्यम हैं, रेडियो किसे कहते हैं, पत्रकार, पत्रकारिता किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब रिपोर्टर किसे कहते हैं, पत्रकार किसे कहते हैं, संवाददाता किसे कहते हैं, हिंदी का पहला अखबार कौन सा है, कब निकला था, ये सब कुछ कहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चंस में होगा जनसंचार की विविध विधाओं पर प्रश्न में। नेक्स्ट है फीसर। फीसर में है मतलब अपना अनुभव व्यक्त करना है। मान लो अपना अनुभव मतलब मान लो टॉपिक होगा, मान लो बिहू, ठीक है, बिहू आ गया, तो बिहू 3 है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन निबंध और फीसर में से डिफरेंस यही है, निबंध सबका एक हो सकता है, लेकिन फीसर अपना अपना अनुभव तो सबका एक नहीं हो सकता। मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं भी कर सकते हैं ना। तो फीसर में क्या है, हमें अपना अनुभव को व्यक्त करना होता है, ठीक है। तो ये है यूनिट 2 में। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3, तो यूनिट 3 में है तुम लोगों के कोर्स में, मतलब बुक जो है इसमें से होगा आरोह भाग 1, जो 2 बुक है आरोह भाग 1। आरोह भाग 1 में भी बुक्स मतलब जब मिलेगा तुम लोगों को, शायद मिल गया तो देख ही रहे हो सब लोग, जो वहाँ पर है पार्ट करके दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है गद्यघन और सेकंड पार्ट है पद्यघन। लेकिन क्वेश्चंस में तुम लोगों का काव्यखंड में से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, काव्य मतलब पोइट्री से स्टार्ट होगा। तो पैटर्न देखो, दो काव्यांशों में से एक पर प्रश्न, ठीक है, 2 काव्यांशों में से एक पर प्रश्न। 2 मतलब 2 होगा अथवा होगा, एक पर करना है। नंबर 2, दो काव्यांशों में से एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर प्रश्न, ठीक है। सौंदर्य बोध का मतलब है जो रस है, अलंकार है, संध है, कला वस्तु, कला पक्ष, भाव पक्ष जो है ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 3 में से कविता के विषय वस्तु पर आधारित 3 प्रश्न, ठीक है। तो ये होगा तुम लोगों का पैटर्न। तो इसमें सिर्फ मार्क्स है इसी यूनिट में 20 मार्क्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4
लिख लो अच्छे से तुम लोग सिलेबस, क्योंकि बुक्स में नहीं मिलेगा सिलेबस। नंबर 1 यहाँ पर क्या है, गद्य खंड में है। 2 में से एक गद्यांश पर प्रश्न और 2 में से विषय वस्तु पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 60 प्रश्न। ठीक है, 2 में से मतलब 2 होगा, एक लिखना है हमें, और 2 में से पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 60 क्वेश्चन। 5 होगा, सिर्फ 60 क्वेश्चन लिखना है। और लास्ट यूनिट 5 यूनिट 5 क्या है, विधान पाठ है, विधान भाग 1 इसमें से है। और यहाँ पर मार्क्स है 15 मार्क्स। देखो पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 60 में से 3 प्रश्न। ठीक है, और नेक्स्ट है विषय वस्तु पर आधारित 2 में से 1 प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स है 50। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 से मार्क्स है 45 मार्क्स, यूनिट 3 में से 20, यूनिट 4 में से 20 और यूनिट 5 में से 15 मार्क्स। तो कुल मिला के 100 मार्क्स हो गया। तो ये है तुम लोगों का एसएस फर्स्ट ईयर, एसएस सेकेंड ईयर सेम पैटर्न तुम लोगों का मतलब सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट तुम लोगों को मैं आरो भाग 1 से ही स्टार्ट करूँगी। तो उससे पहले थोड़ा हिंदी पढ़ने से पहले हम लोग हिंदी पढ़ने से पहले हम लोग हिंदी साहित्य के पास्ट जो इतिहास है ना, उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को मैं तुम लोगों को थोड़ा जानकारी दे देती हूँ। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है, सार काल है, सार पाठ काल। ठीक है, तो फर्स्ट काल क्या है, आदिकाल। आदिकाल मतलब भास्कर। ठीक है, तो आदिकाल में क्या था, मतलब 1050 से आदिकाल स्टार्ट होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास में से कितने काल है हम लोगों को, कितना काल, फर्स्ट है आदिकाल, फर्स्ट है आदिकाल और इसकी समय है 1050 से 1375 तक। तो आदिकाल में क्या मिलते हैं हम लोगों को, सिर्फ राजा महाराजाओं के युद्ध विग्रह ये सब कुछ के ऊपर ही मिलते थे। उस समय के उस समय के जो बुक है, जो ग्रंथ है ना, खुमान रसो, पृथ्वीराज रसो, खुमान रसो, ये सब कुछ के रचनाओं में सिर्फ वीर रस के ऊपर ही सब कुछ मिलते हैं। वीर रस का मतलब क्या है, राजा महाराजाओं के युद्ध के ऊपर वर्णन करना। रस के बारे में तो पता ही है, हिंदी साहित्य के इतिहास में 9 रस है। ठीक है, तो वीर रस किस ग्रंथ में मिलते हैं, जहाँ पर वीरत्व के बारे में वर्णन हो वहाँ पर वीर रस मिलेगा। तो आदिकाल में क्या है, सिर्फ युद्ध विग्रह के ऊपर ही बातें होते थे, तो आदिकाल में ये सब कुछ मिलते हैं। तो नेक्स्ट है आदिकाल के बाद क्या है, भक्ति काल।
आदिकाल के बाद है भक्ति काल। समय है 1375 से 1700। ओके, भक्ति काल। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास के स्वर्ण काल माने जाते हैं। स्वर्ण काल, ठीक है। स्वर्ण काल क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जितने सारे साहित्य का उत्पन्न हुआ था, जितने सारे साहित्य रचना हुआ था, तो सब कुछ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? भक्ति काल से ही स्टार्ट हुआ था। भक्ति काल में क्या है, सिर्फ भक्ति के ऊपर ही नहीं थे। भक्ति किस प्रकार के भक्ति थे? सिर्फ नाम प्रसंग ही नहीं। क्या है भक्ति? मतलब भक्ति काल में भक्ति दो प्रकार के भक्ति थे। एक है क्या है? एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण का मतलब है, सगुणवादी कवियों के अनुसार भगवान का एक निर्दिष्ट आकार है। मतलब भगवान, मतलब कृष्ण की मूर्ति ये होगा, महादेव का मूर्ति ये होगा, राधा का मूर्ति ये होगा। आकार मतलब भगवान का एक आकार है, निर्दिष्ट आकार के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। और क्या है जो आकार के रूप में भगवान को पूजा करते हैं, वो है सगुण धर्म के कवि। तो सगुणवादी कवि थे सूरदास। सूरदास ने अपने आराध्य किसको मानते थे? कृष्ण को मानते थे, ठीक है। और तुलसीदास ने किसको मानते थे? मीरा को मानते थे। तो नेक्स्ट निर्गुणवादी। तो निर्गुणवादियों के अनुसार भगवान का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है। उन लोगों के अनुसार एक पत्थर के मूर्ति को पूजा करने से भगवान मिल जाएगा। तो उन लोगों ने कहा है, कबीरदास निर्गुणवादी पंथ के कवि, तो उन्होंने कहा है मैं सारे पहाड़ को ही पूजा करूंगी, क्योंकि एक पहाड़ में तो कितने पत्थर होता है ना। मतलब उन लोगों ने ये तर्क दिया है, अपना तर्क दिया है सगुणवादियों कवियों के अनुसार। ठीक है, उन लोगों निर्गुणवादियों के अनुसार भगवान को मिलने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? अपना अंतर को साफ करना होगा, अपने मन को साफ करना है। अगर मन में किसी व्यक्ति के प्रति गंदे भाव रखकर हम भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमको भगवान, उनके अनुसार हमको भगवान को प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो निर्गुणवादियों के अनुसार क्या है? कोई भगवान का कोई आकार नहीं है। तो निर्गुणवादी कवि थे कबीरदास। ठीक है, तो उसके बाद है रीतिकाल। रीतिकाल थर्ड है रीतिकाल। तो रीतिकाल में क्या है? रीति नीति नियम के अनुसार साहित्य रचना होते थे। रीति नीति कौन सा रीति नीति था? सिर्फ रीतिकाल के कवि राज दरबारी कवि थे। राज दरबारी मतलब राजा के आश्रित कवि थे। बिहारी, खनानंद, मतीराम, भूषण, देव, ये सब कुछ कवि रीतिकाल के कवियों का उदाहरण है। ठीक है, तो रीतिकाल के कवियों के कवि राजा के अनुसार ही चलते थे। मतलब राजा जो कहते थे, मतलब इसके ऊपर लिखो, साहित्य लिखो, तो कविता लिखो, दोहा लिखो, तो उसके अनुसार ही सब कुछ रचना करते थे। मतलब राजा को अगर किसी देश की राजकुमारी के प्रति आसक्त हो गए, तो उसके ऊपर भी वो लोग क्या कर सकते हैं? साहित्य रचना करने पर मजबूर होते हैं। तो ये सब कुछ है रीतिकाल में। नेक्स्ट है लास्ट रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से 1900 तक। नेक्स्ट है आधुनिक काल। लास्ट काल है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की समय सीमा है 1900 से अब तक। 1900 से अब तक, आज तक जो चलने वाले, आज तक अभी तक जो है आधुनिक काल के अंदर है। आधुनिक काल में बहुत सारे युग थे। द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग, प्रेमचंद्र के पूर्व युग, प्रेमचंद के युग, सायावाद युग, आधुनिक युग, आधुनिक युग नहीं, न्यायवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये डिटेल्स में तुम लोगों को आगे में पढ़ने को मिलेगा। मेजर जब लोगे ना हिंदी या पढ़ोगे ऐसे से हिंदी, तब ये सब कुछ के ऊपर तुम लोगों को पूरा डिटेल्स में मिलेगा। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में कविता का विषय कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कवि के अनुसार हाथी से लेकर सिंधी तक अर्थात कुछ भी हो सकते हैं। उन कवियों के ऊपर मतलब निर्भर करेगा। अगर कवि अपने मन के हिसाब से किसी भी मतलब हाथी के ऊपर भी अगर उन लोगों को मन करे, तो कल्पना के अनुसार वो लोग कविता का विषय बना सकते हैं। तो आधुनिक काल के कविता के विषय कोई भी पहाड़, पर्वत, नदी, पहाड़, प्रकृति, पृथ्वी, सब कुछ मतलब उन लोगों के कविता का विषय हो सकते हैं।
अर्थात आधुनिक काल की कविता का विषय कोई सीमा नहीं होता। ठीक है, तो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास के ऊपर थोड़ा सा तुम लोगों को मैंने डिटेल्स में बता दिया। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट है आदिकाल, नेक्स्ट भक्तिकाल, नेक्स्ट श्रुतिकाल और इसके बाद है क्या है आधुनिक काल। तो तुम लोगों को क्या है जो सिलेबस मतलब कोर्स में है, फर्स्ट बुक है आरोह भाग 1। ठीक है, तो आरोह भाग 1 में तुम लोगों के गद्य है फर्स्ट प्रेमचंद आधुनिक काल के कवि थे, तो प्रेमचंद के ऊपर है। ठीक है, तो आधुनिक प्रेमचंद का क्या है, नमक का दारोगा है। प्रेम वो पहले जमाने के भक्तिकाल हो रीतिकाल हो, कवि उनके अनुसार क्या है भगवान मतलब कविता का विषय कल्पना सब मतलब सपने ये सब कुछ के ऊपर लिखते थे। लेकिन प्रेमचंद ने ये साबित किया कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा निबंध लिखा उन्होंने मतलब ज़्यादातर उनको हम लोग किस रूप में जानते हैं, उपन्यासकार के रूप में। उन्होंने उस समय के समाज में जो घटित हो रहे थे, किसानों के ऊपर जो मतलब जमादार लोग मतलब वसूली की ये सब कुछ कर लगान की जो ये सब कुछ करते थे ना, उनके ऊपर वो देखी सुनी हुई बातों के ऊपर, सत्य घटनाओं के ऊपर, यथार्थ आदर्श मुख यथार्थवाद के ऊपर सब कुछ वो लिखते थे। तो उन्होंने ये कल्पना के ऊपर लिखना जो मतलब जो प्रथा था ना उसको बंद किया। बंद करके उन्होंने प्रेमचंद ने एक नया युग स्टार्ट किया। कौन सा युग? ये आदर्शमुख यथार्थवाद का युग स्टार्ट किया। तो आदर्शमुख यथार्थ मतलब सच घटनाओं के ऊपर जो था उसी समय के घटनाओं के ऊपर लोगों तक पहुंचना के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ लिखा था। तो यहाँ पर भी है नमक का दारोगा, मतलब धर्म के मतलब धन मतलब पैसे के ऊपर धर्म की जीत। ये धर्म हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है, ये धर्म है सच्चाई ईमानदारी का धर्म, अर्थात असत्य के ऊपर सत्य का विजय। ठीक है, तो ये है प्रेमचंद का नमक का दारोगा। थोड़ा मतलब मैं आवाज़ दे देती हूँ तुम लोगों को आदर्शमुख यथार्थवाद। उस समय प्रेमचंद के जो जितने सारे उपन्यास है, सेवा सदन हो, सेवा सदन में कृषक संग्राम के ऊपर लिखा था, निर्मला में एक विधवा विवाह के ऊपर लिखा था, विधवा विवाह के ऊपर लिखा था, गोदान गबन गोदान, जितने सारे निबंध जितने सारे उपन्यास है ना, सब में उन्होंने उस समय के युग के हिसाब से, समाज के हिसाब से सब कुछ जो घटित घटना थे उसी के हिसाब से सब कुछ लिखते थे। मतलब उनके उपन्यास का विषय सच मतलब कल्पना नहीं है, सच के ऊपर ही है। तो थोड़ा प्रेमचंद के बारे में देखो। प्रेमचंद मूल नाम अर्थात वास्तविक नाम था उनका धनपत राय और जन्म हुआ था 1880 सन लम्ही गांव। और कहाँ पर है ये गांव? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मूल नाम था उनका धनपत राय और जन्म हुआ था 1818 उत्तर प्रदेश लम्ही गांव में। उनकी प्रमुख रचनाएं है, उनको हम लोग किस कार्य किस मतलब साहित्य की किस विधा के रूप में जानते हैं? उपन्यासकार के रूप में। हिंदी साहित्य में अगर हम लोग प्रेमचंद को नहीं जानते तो आधा अधूरा है, क्योंकि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उनके बहुत सारे उपन्यास है, सेवा सदन है, निर्मला है, गबन है, गोदान है, बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पर दिया ही हुआ है, प्रमुख रचनाएं है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है, ये सब कुछ है उनका उपन्यास। नेक्स्ट है कहानियाँ हैं बहुत सारे कुछ, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्तधन, ये सब कुछ है कहानियाँ उनके। उसके बाद करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये है नाटक उनके। और कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये सब कुछ है उनके निबंध। अर्थात उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध सब कुछ लिखते थे। और मृत्यु हुआ उनका सन 1936, जन्म हुआ 1880 और मृत्यु हुआ 1936। उनका मूल नाम था धनपत राय। देखो प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर मतलब एकदम फर्स्ट, शिखर रूप में हम लोग जाने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता, अर्थात बचपन से उनको बहुत सारे अभावों से गुजरना पड़ा।
घर में पैसों का बहुत सारे अभाव थे, इसीलिए वो अच्छे से खा नहीं सकते थे, पहन नहीं सकते थे, तो बहुत सारे अभावों में उनका बचपन गुजरा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। क्या है, मतलब हाथ से ही अभाव ही था, तो स्कूली शिक्षा किसी तरह ख़त्म करते वो बहुत सारी समस्याओं से लड़ते लड़ते गुजरते गुजरते बहुत सारे समस्याओं का सामना करते करते वो क्या हुआ, बीए तक पहुंच गया। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। ठीक है, उनका मन था अंग्रेजी में एमए करना, लेकिन क्या है, अभावों के कारण वो कर नहीं पाए और क्या करना पड़ा उनको, नौकरी करना पड़ा। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। उनको नौकरी मिला भी था, लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन चल रहा था ब्रिटिशों को भगाने के लिए, ठीक है, देश को आज़ादी दिलवाने के लिए, तो उन्होंने अपनी यह नौकरी से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। ठीक है, नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया ना, साहित्य लेखन से तो इस्तीफा नहीं दिया, तो उनका जो काम है ना, लिखना, ये सब कुछ उनका होता रहा, चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते थे, और उनकी पत्नी थी कौन, शिवरानी देवी, और उनकी पत्नी भी उनके साथ महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन चल रहे थे ना, उसमें उनका साथ देते थे, अर्थात आंदोलन में वो भी भाग लेते थे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। मैंने फास्ट में कहा था, प्रेमचंद के साहित्य का मूल विषय क्या है, आदर्श मुख यथार्थवाद, अर्थात सच के ऊपर लिखा और उसके द्वारा हम लोग प्रभावित किया, हम लोगों के लिए आदर्श बन गए। ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए, उनके उपन्यास पढ़ने के बाद हमें महसूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानियों और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग, अर्थात प्रेमचंद के पहले में जो था उसको डिवीजन करते थे, उसके बाद प्रेमचंद के समय को लेते थे, उसके बाद प्रेमचंद के बाद के समय को लेते थे। ये प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के ढूंढले से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। ठीक है, उसके पहले जो कविता हो, उपन्यास हो, निबंध लिखते थे, सब कुछ कल्पना के ऊपर लिखते थे, सोचते थे ये होगा और लिख देते थे। लेकिन प्रेमचंद ने जो लिखा सच के ऊपर लिखा, उस समय में समाज में घटित हो रहे घटनाओं के ऊपर लिखा था। मतलब उस समय कृषकों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ था, उन लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिलता था, उन बच्चों को मतलब जो भी हो, जितने सारे अभाव हो, सबसे गुजरना पड़ता था। और ये सब कुछ देखी सुनी हुई घटनाओं के ऊपर प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में, अपने कहानियों में, अपने निबंधों में ये सब कुछ लिखते थे। इसीलिए लिखते थे ताकि जो सोए हुई जनता होना वो जागृत हो सके और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सके। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठबार और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुने गए हैं, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवासदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आया। अर्थात पंच परमेश्वर जैसे कहानी और सेवासदन उनका मतलब फर्स्ट उपन्यास है, इसके द्वारा उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। और क्या लिखना, जो लिखना है आदर्शमुख यथार्थवाद के ऊपर लिखना शुरू किया। आदर्शमुख यथार्थवाद स्वयं उनकी ही गढ़ी हुई संज्ञा है।
ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। मतलब मैंने पहले ही कहा, उन्होंने ये सब कुछ इसीलिए लिखा था ताकि जो समस्या है ना उसका समाधान कर सके, उनका हल सुलझा सके। ठीक है। सेवासदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसे ही है। बाकी उनकी रचनाओं में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। मतलब लास्ट एंडिंग हैप्पी होगा ऐसा नहीं है, जो सच है वही होगा, इसी के ऊपर वो क्या करते थे, विश्वास करते थे। और उनकी रचनाओं का संज्ञा यही था, आदर्शमुख यथार्थवाद। अब देखो जो है इसके ऊपर आवाज दिया हुआ है नमक के दारोगा। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रथम प्रकाशन कब हुआ, 1914 में। प्रेमचंद की बहुसरसिक कहानी है जिसे आदर्शमुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आदर्शमुख यथार्थवाद, ये कहानी पढ़ने के बाद हमें जो सच्चे ईमानदार जो व्यक्ति है ना उसका हमेशा जीत होती है, देर से ही हो फिर भी उसका हमेशा जीत होती है। अर्थात असत्य के रास्ते पर जो चलने वाले लोग हैं ना उसको थोड़े समय के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे सम्मान मिल सकते हैं, लेकिन अंत में सदा जीत किसकी होती है, सत्य का ही होती है, सच्चे ईमानदारी का ही होती है। यही प्रमाण, यही मतलब नमक के दारोगा कहानी के द्वारा प्रेमचंद ने यही आदर्शमुख यथार्थवाद दिखाया है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो ये धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन के ऊपर धर्म की जीत, अर्थात पैसा ही सब कुछ नहीं है, सच्ची ईमानदारी का भी क्या है, महत्व होती है। यही कहानियाँ दिखाया हुआ है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, सद्वृत्ति मतलब अच्छा काम, किसको माना गया है, धर्म को, और पैसे को हम लोग असद्वृत्ति अर्थात बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया। अर्थात धन के ऊपर प्रतिष्ठित किसने किया, पंडित अलोपीदीन ने, और मुंशी बंशीधर जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना क्या है, इंसानियत, अपने सच्चे ईमानदारी के सिवा। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंतसत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। अर्थात क्या है, थोड़े समय के लिए पंडित अलोपीदीन जो पैसे, उनके पास पैसे सम्मान सब कुछ थे, तो उनको क्या है, थोड़े समय के लिए जीत जरूर हासिल हुए थे, लेकिन अंत में उनको पछतावा हुआ और लास्ट में वो किसके सामने सिर झुका लिया, सत्य, सच्चे ईमानदार के सामने। अर्थात जो सत्य अच्छे ईमानदार थे, कौन थे, मुंशी बंशीधर, उसके सामने उसको सिर झुकाना पड़ा। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत उच्च वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरत उड़ंत किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और लास्ट में वो यही विनती करती है मुंशी बंशीधर के सामने कि आप जो सच से ईमानदार रास्ते के पथ पर चलने वाले थे, वही क्या है, आप हमेशा बने रहे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता एवं अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। तो यहाँ पर न्याय, अदालत की जो भ्रष्टाचार है, दुर्नीति है, उसके ऊपर भी करारा व्यंग किया है यहाँ पर प्रेमचंद ने।
जो उस समय के मतलब यहाँ पर दिखाया हुआ है न्याय, जो पैसे के हिसाब से न्याय करते थे, जिनके पास पैसे हैं उनके खिलाफ जो राय देते थे, ठीक है, न्यायाधीश लोग। और क्या है, इसके ऊपर उन्होंने करारा चोट पहुंचाते हुए करारा बयान किया है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के सामने समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। मतलब जब स्टोरी गद्य हम लोग पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल्स में हम लोगों को मिलेगा किस तरह मुंशी बंसीधर को अपमानित हुआ था बिना किसी दोष, बिना किसी कारण, लेकिन फिर भी वो अपना धैर्य को ही अपना साहस बनाया, ठीक है, और लास्ट में उनको ही क्या है, उनका ही जीत हुआ। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगते हैं। इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अर्थात प्रेमचंद ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहानी को ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ा। अगर वो चाहते, जब मुंशी बंसीधर को हार हुआ, उनको नौकरी वगैरह सब कुछ गंवाना पड़ा, अर्थात वो सत्य के रास्ते पर चलते थे, सच्चे थे, ईमानदार थे, फिर भी उनको हारना पड़ा। अगर वहीं पर ही कहानी ख़त्म होता तो हम लोगों को जो सच्चे ईमानदार होने पर जो विश्वास था ना, वो ही टूट जाता, ठीक है। हम लोग ये सोचते सच्चे ईमानदार होने से क्या है, हारना तो हम लोगों को ही पड़ता है ना। लेकिन इसीलिए प्रेमचंद ने कहानी का अंत ऐसे किया, मतलब असत्य के ऊपर सत्य के जीत हुआ। अर्थात लास्ट में हम लोगों को धैर्य के साथ आगे बढ़ना है और सदा सच्चे ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना। देखो, नमक का दारोगा। अब कहानी स्टार्ट। नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगा। क्या हुआ, तो क्या है, जब नमक का नया विभाग स्टार्ट हुआ और ये जो लोभनीय चीज को पाने के लिए लोग क्या है, चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे थे। अनेक प्रकार के सल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकलता था तो कोई चालाकी से, घूस मतलब रिश्वत देकर काम अपना हासिल करवाते थे, और कोई अपना चालाकी से। अधिकारियों के पो 12 थे, अर्थात उन लोगों का हाथ बहुत दूर दूर तक लंबे थे, अर्थात उनके पास पैसा था तो सब कुछ करते थे। पटवारीदारी का सर्वसम्मानित पद छोड़ कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। अर्थात क्या है, वो अपने दम पर बरकंदाजी मतलब बंदूक लेकर चलाने वाले सिपाही असल में, तो वो लोग मतलब अपने दम से, अपने पैसों से ये सब कुछ करते थे। क्या सब कुछ, नमक को चोरी छिपे व्यापार करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचता था, ठीक है। नमक विभाग के दारोगा सिपाही पद के लिए भी सब लोगों का तो जी लालचता ही है, वो खास तौर पर वकीलों का भी क्या है, बहुत ही लोभित करते थे उन लोगों को। ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। अंग्रेजी शिक्षा अर्थात उस समय में बहुत सारे मतलब डिग्रियां होने पर भी बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद भी हम लोग क्या है, नौकरी मिलते थे। तो फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के कायदे पढ़कर फारसीदा लोग सर्वस्व पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। बहुत सारे प्रेम की कथाएं, प्रेम अर्थात प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस कहाँ पर होता है, जहाँ पर प्रेम की कथाएं होती है वहाँ पर श्रृंगार रस अर्थात अनुभव, जो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो मुंशी बंसीधर भी यहाँ पर मेन चरित्र है मुंशी बंसीधर। तो मुंशी बंसीधर भी जुलेखा के विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नौलर नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। तो वो भी उसी तरह मुंशी बंसीधर ने भी जो सारे अच्छे से बुक्स पढ़कर क्या है, रोजगार अर्थात नौकरी की तलाश में निकल पड़ी, घर से निकल पड़ी।
उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, किसको समझाने लगे? जब बेटे नौकरी के तलाश में मतलब जाने वाले थे तो बेटे को समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। दुर्दशा मतलब घर की अभाव, चारों तरफ अभाव ही अभाव है, बहुत ही दुर्दशा मतलब बहुत ही दयनीय अवस्था देख ही रहे हो। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, बहुत सारे ऋण है, उधार लिए हुए हैं बहुत। लड़कियां है वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, मतलब उनके मतलब बंसीधर की बहन है तो वो पिता उनको बेटे को सलाह दे रहे हैं, जैसे घर में लड़कियां है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, मतलब उनका शादी वगैरह करवाना है, ऑलरेडी इतने सारे बोझ तो है ही। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। कगारे पर का वृक्ष मतलब मैं तो बूढ़े हो गए हूँ ना, मेरा तो अब कुछ काम है नहीं, तो कब मर जाऊँ इसका कोई अता पता नहीं है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मुख्तार का मतलब है वो वकील, मतलब अदालत में वो वकील होते हैं जो बहुत कम पैसे वाला होता है, मतलब जो प्रैक्टिस करने वाला होता है, ये सब कुछ इसको कहते हैं हिंदी में मुख्तार, ठीक है। तो क्या है, वो बेटे को समझाने लगी, अब तुम ही तो इस घर के मालिक हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मज़ार है, ठीक है। नौकरी में इस तरफ ध्यान मत देना, किस तरफ? अपने मतलब उन्नत की तरफ, अपने मतलब अपने क्या वेतन की तरफ ध्यान मत देना। निगाह सरावे और सादर पर रखनी चाहिए। निगाह सदा किस पर होनी चाहिए? सरावे और सादर पर। सदा मतलब वो एक पिता अपने बच्चे को क्या सिखा रही है? घूस रिश्वत लेने के लिए ये सब कुछ सिखा रही है। देखो, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, सैलरी तो वेतन तो हो ही, साथ में कुछ क्या हो? ऊपरी आय। ऊपरी आय का मतलब क्या है? ये रिश्वत वगैरह किसी काम निकलवाने के लिए कोई लोग देने वाला, ये इसको है ऊपरी आय, अर्थात कोई दूसरा रास्ता से पैसे मिलने वाला काम ढूंढने के लिए किसको सलाह दे रहे हैं? मुंशी बंसीधर के पिता ने मुंशी बंसीधर को, ठीक है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का सान है जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता। वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं क्या? कि देखो हमारा क्या है, जो सैलरी है ना, वेतन जो है, ये पूर्णमासी का सान की तरह है। पूर्णमासी का सान जिस तरह महीने में एक दिन दिखाई देगा, उसके बाद जब दिन बीतता चला जाता है ना, सान भी क्या है? छोटा हो जाता है, वो लुप्त होते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भी हमारा जो वेतन है ना, वो मतलब उसके सैलरी के मतलब दिन के बाद वो भी क्या है? खर्च करते 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 वो भी समाप्त होता ही चला जाता है। तो पिता ने सैलरी के साथ, वेतन के साथ, नौकरी के वेतन के साथ पूर्णमासी के सान का तुलना किया है। देखो फिर से रिपीट करती हूँ, पूर्णमासी का सान जिस तरह महीने में एक दिन दिखाई देते हैं, उसके बाद वो लुप्त मतलब छोटा होते जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे वेतन भी क्या है? दिन बीतते जाते हैं, तो हम लोग उसी पैसा खर्च करते करते वो क्या है? ख़त्म हो जाते हैं, अर्थात महीने के अंत में हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ऊपरी आय पर सदा ध्यान देने के लिए कहा है। ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना नहीं होता ना, तो देखो ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। तो उन्होंने कहा, पिता ने कहा, जैसे ऊपरी आय जो है ना, इससे हमारी प्यास बुझती है। प्यास मतलब पानी की प्यास के बारे में नहीं कहा, प्यास मतलब हमारी जो अभाव है, और वो अभाव ऐसा है जो मतलब क्या है? कभी ख़त्म न होने वाला अभाव है। वो कहाँ से बीतते, मतलब कहाँ से बीतता है? क्या है? ऊपरी आय से, रिश्वत ये सब कुछ से ऊपरी आय हमारी जो प्यास है वो बुझता है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। वेतन देने वाला तो कोई आदमी ही होगा ना, तो इसीलिए उसमें वृद्धि नहीं होगा। उसी के हिसाब से, किसके हिसाब से? मुंशी बंसीधर के पिता के हिसाब से क्या है? ऊपरी आमदनी जो है ना, वो कौन देता है? ईश्वर देता है। इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत मतलब वृद्धि होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। और बाद में वो ये भी कहती है, तुम तो स्वयं विद्वान ही हो, बुक्स वगैरह पढ़ लिए हो, नौकरी की खोज में जाने वाले हो, तुम तो स्वयं विद्वान हो ही, तो तुम्हें और समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बार बार इसी की तरफ ही इशारा किया, किसकी तरफ? से ऐसा नौकरी ढूंढना जहाँ पर कुछ क्या हो? ऊपरी आय हो, क्योंकि वेतन क्या है? पूर्णमासी का सान की तरह है जो दिन ब दिन घटते चले जाते हैं,
लेकिन ऊपरी आमदनी जो है ना वो दिन ब दिन मतलब उनका बरकत होते हैं, मतलब वृद्धि होता है। और ऊपरी आय जो है ना वो कौन देता है? ईश्वर देता है, और इससे हमारा क्या होता है? प्यास बुझता है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। ठीक है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। तो उन्होंने कहा है, ओके, थैंक यू। हाँ।